मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे जो ऑर्बिटल्स हम लोग निकाल लेके आए थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, वो एक्चुअली होते क्या है, इलेक्ट्रॉन का उनसे क्या रिलेशन है, और हम पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एटम में अब कैसे एड्रेस करते हैं, जबकि एटम का जो मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो क्या पढ़ा था हमने हम पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते थे, जैसे एनर्जी लेवल E1 था, फर्स्ट शेल की एनर्जी थी जिसमें E1 एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ मिलेगा, नंबर ऑफ XYZ सॉल्यूशंस कहाँ से मिलते थे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन से। मतलब किस किस XYZ के कॉम्बिनेशन की वो कौन सी जगह होगी, क्योंकि ये हो चुका था कैसा 3 डायमेंशनल। तो XYZ इसका कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ मिलेगा। तो इससे ड्रॉ हो जाते थे हमारे ऑर्बिटल्स वही एरिया थे न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 95% तक रहती है, 95% to 100% तक रहती है। इसके बाहर भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, कभी ये जीरो नहीं रहती है। लेट अस सी कि ऑर्बिटल्स क्या है और क्वांटम नंबर्स क्या हैं। अब जब हमने ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखा था तो उसमें बहुत सारे शेल थे, 1 2 3 4। ये मेन एनर्जी क्या था, शेल था, जो कि बोर के ऑर्बिट में क्या हुआ करता था, बोर के मॉडल में जो कि ऑर्बिट हुआ करता था। अब ये शेल हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसके पास तीन कोऑर्डिनेट है XYZ। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। इस शेल के अंदर सब शेल्स आए। सब शेल्स क्या थे, सब एनर्जी लेवल्स। हाँ, तो क्या थे, शेल थे जो कि क्या था, मेन एनर्जी लेवल। और सबशेल थे, सबशेल क्या थे, इन्हीं एनर्जीज के आसपास वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण किसी एक ऑर्बिट में तो घूम नहीं रहा था, किसी एक रेडियस के शेल में तो अब घूम नहीं रहा है, बट क्या है, प्रोबेबल रीजन है इसके ऊपर नीचे। तो ये क्या है, सब शेल, सब एनर्जी लेवल्स हैं। अब सब एनर्जी लेवल्स के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या कहते थे, ऑर्बिटल्स। ये सभी कुछ कैसे मिलता है, बाय द सॉल्यूशन ऑफ इवन एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू गिव द XYZ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ XYZ, जिससे पूरा 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और आपको हर एनर्जी लेवल में शेल मिलता है, सब शेल मिलता है और फिर क्या मिलता है, ऑर्बिटल मिलता है। तो इस तरीके से पहले शेल में जब हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखा तो उसमें पहला शेल था और सब शेल क्या था, S सब शेल था, मगर ऑर्बिटल उसमें एक ही था। सेकेंड शेल में S सब शेल भी मिला और 2p भी सब शेल मिला। अब इसमें ऑर्बिटल्स की बात करें तो जो p ऑर्बिटल थे वो आपको एक्स डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में मिल रहे थे, 3 डायरेक्शन में मिल रहे थे। मतलब 3 डायरेक्शन में इसके पास क्या थे, ऑर्बिटल्स थे, x y z कौन लो, तो 3 डायरेक्शन में थे। तो इसमें ऑर्बिटल कितने थे, p में ऑर्बिटल थे 3 और s क्या था, s में सभी डायरेक्शंस में कोई डायरेक्शन नहीं था, सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी थी, तो इसमें था ऑर्बिटल 1। तो ऐसे अगर थर्ड में आ जाओ तो इसमें 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। अब इसमें क्या करें, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कठिन होता जा रहा है कि हम कैसे कैसे शेल्स को गिने, सब शेल्स को गिने, फिर ऑर्बिटल्स को गिने। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए क्या दिए गए, क्वांटम नंबर्स, जो कि पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए शेल को बताएगा, सब शेल को बताएगा और ऑर्बिटल को बताएगा।
अब देखिए जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये अलग अलग वैल्यूज के साथ उसकी एड्रेसिंग करेंगे कि एटम में वो कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है और किस रोटेशन के साथ वो अवेलेबल है। लेट अस सी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि किसको बताता है, मेन एनर्जी शेल को बताता है। अब ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं रह गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, मेन एनर्जी शेल को बताता है। शेल एक्चुअली क्या थी, डिस्टेंस थी फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एक्चुअली ये क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा ये क्या वैल्यू होगी, n कैन बी इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 और सो ऑन, कोई भी हो सकती है। ठीक, नाउ कम टू द सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, L है, एंड इट इज गोइंग टू टेल यू सब शेल। अच्छा किसी शेल में कितने सब शेल होंगे, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, ये कैसे पता लगा है, या अच्छा दो चीजें होती है, एक होती है नंबर ऑफ सबशेल, दूसरी होती है वैल्यूज ऑफ सबशेल। अच्छा जैसे रोल नंबर देते हैं ना किसी बच्चे को, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, ऐसे ही सबशेल्स के टाइप हैं S P D F और आगे E F G H कर सकते हैं, मगर इतने मिलते नहीं है। तो इसको नंबर दिया गया 0, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो वैल्यूज ऑफ सबशेल की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी सबशेल की, वो होता है 0 2 n-1। इसका मतलब अगर हम इसको फर्स्ट चाइल्ड के लिए सॉल्व करें तो 0 हो गया एक वैल्यू, इसका मतलब s मिलेगा, है ना, और n-1 पहले 1 - 1 अगेन 0, इसका मतलब पहले शेल में सिर्फ क्या मिलेगा, पहले शेल में सिर्फ क्या मिलेगा, s मिलेगा। ठीक, s की वैल्यू, इसकी l की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम इसको 2 सेकंड शेल के लिए सॉल्व करें, n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अगर सेकंड शेल के लिए सॉल्व करें तो वैल्यूज कौन कौन सी मिलेंगी, 0 मिलेगी और 2 - 1 मिलेगी। 0 की वैल्यू s को रिप्रेजेंट करती है, 1 की वैल्यू p को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब सेकंड शेल में कौन कौन होते हैं, s और p। s का सिंबल 0, s के लिए वैल्यू आती है 0 और p के लिए आती है 1। अगर इसको थर्ड के लिए सॉल्व करो तो क्या होगा, 0 2 2 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 0 1 और 2, 0 2 है, दिस इज रेंज 0 से लेके जितना भी सॉल्व करने पे आए। तो आपके पास थर्ड में क्या होंगे, S P and D, 3 हो गए। ठीक, इसके लिए द वैल्यू इज 0, दिस 1 एंड दिस इज 2। तो ये क्या हो गया, हमारे पास डिसाइड हो गया कि फर्स्ट में S सबशेल है, सेकंड में S और P है, थर्ड में S P D है, और इसी तरीके से फोर्थ में आ जाते हैं S P D F। तो 0 1 2 एंड 3। तो नंबर कितने मिल रहे हैं, फोर्थ शेल है तो 4 ही ऑर्बिटल है, थर्ड शेल है 4 ही सबशेल है, थर्ड शेल में 3 सबशेल है, सेकेंड शेल में 2 सबशेल है। तो जो भी वट एवर इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन दैट शेल, उस शेल में होता है। अब याद करो सबशेल जो आपने SPDF बनाया तो हम इसका क्या बनाते थे, शेप बनाते थे। S क्या होता था, स्फेरिकल होता था, न्यूक्लियस के चारों ओर उस पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी एकदम बराबर होती थी। P में क्या होता था, X Y और Z डायरेक्शंस होते थे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स यू द शेप ऑफ द सबशेल। पता चल जाता है, जैसे S है, P है, D है, तो हमें शेप भी पता चल जाता है। अच्छा, इसका एक नाम और भी है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एक और कहते हैं इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब क्या आ गया, अब हमें पता चल गया कि एक पर्टिकुलर शेल का कौन सा सबशेल है। अब सबशेल जैसे याद करो, सबशेल S में तो कोई और
फर्दर डिवीज़न होता नहीं था। मगर पी क्या होते थे, पी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में होते थे। ऐसे ही डी में भी बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं। तो अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल से, तो ये आपको बताएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब किस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओरिएंटेशन बनाता है। और ये जो ओरिएंटेशन को बताते हैं वो कौन बताता है, ऑर्बिटल्स का की वैल्यू बनाता है। अब देखते हैं द रेंज, द वैल्यूज़ क्या होंगी। अब हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, n की वैल्यू से हमने l की वैल्यूज़ निकाल दी। अब पर्टिकुलर l की वैल्यू के लिए वैल्यूज़ ऑफ ml विल बी क्या होंगी, -L2 + L। जैसे s के लिए देखते हैं, s के लिए 0 है तो -0 से +0 का कोई मतलब नहीं होता। बट p के लिए क्या है, p के लिए वैल्यू क्या आएंगी, -1, 0 और 1। इसका मतलब 3 वैल्यूज़ आई हैं, 3 वैल्यूज़ आई हैं। इन 3 वैल्यूज़ को नाम दिए गए हैं px, py और pz। हम हमेशा एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, px को पहले लिखते हैं, py को बाद में लिखते हैं और pz को उसके भी बाद में लिखते हैं। ये 3 अलग अलग डायरेक्शंस को बता रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल सेम है। ये कहलाते हैं ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शंस में जब मिलते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनके मिलने की पॉसिबिलिटी बनती जाती है और इन्हीं को कहते हैं हम ऑर्बिटल्स। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो क्या बताता है, ओरिएंटेशन। वैल्यूज़ क्या होती, -L से +L। लिखने में भी हम -1, 0 और 1 यूज़ करते हैं और कन्वेंशन में भी हम px, y, pz यूज़ करते हैं। अगर हमने कहा कि px के लिए ml की वैल्यू बताइए, px के लिए ml की वैल्यू बताइए, तो आप बताएंगे -1 फॉलोइंग द कन्वेंशन। अब इसके बाद फाइनली क्या आता है, एक ऑर्बिट तक आप ऑर्बिटल तक पहुंच चुके हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। अब क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कैसे पास रहते हैं, क्यों नहीं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एक दूसरे के साथ स्टेबल रह पाते हैं। अब तीसरा नहीं रह पाएगा, क्यों, क्योंकि या तो एक तो क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तीसरा करोगे तो वो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, वो किसी ना किसी को रिपेल कर देगा। इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो रह सकता है वो कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक का लिखते हैं +½ और दूसरे का लिखते हैं -½ ये +½ -½ लिखना आपकी चॉइस पे है। यू कांट से कि इसका +½ है स्पिन या -½ है, हम नहीं बता सकते। अब देखिए हमारा क्वांटम का मैकेनिकल मॉडल ये रहा था हमारा पहला शेल। पहले शेल में क्या मिला था, एक ही सब शेल, कोई सब शेल नहीं, यही सब शेल है, यही ऑर्बिटल है पहले में। दूसरा जब लेवल आया, सेकेंड शेल का लेवल आया, तो उसमें क्या मिला, 2s और 2p, और 2p फर्दर डिवाइडेड है इसमें 3। इसमें ऑर्बिटल्स को हमेशा जब भी कॉपी में लिखते हैं तो ब्लॉक्स के फॉर्म में उसको लिख देते हैं। तो ये क्या था, px, py, pz, ये इसी की एनर्जीज हैं, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। थर्ड आया 3s, 3p और 3d। तो इसके में p में कौन कौन से आए होंगे, px, py और pz, और d में कौन सा आया होगा, d में वैल्यू, अच्छा इसके लिए n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। अच्छा इसके लिए l की वैल्यू 0, ये भी 0, मगर ये अलग है, ये अलग l है, क्यों, क्योंकि ये 2 का s है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। और यहाँ पे l की वैल्यू, l विल बी 1, l की वैल्यू क्या आएगी 1, l की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे l की वैल्यू क्या आएगी 0, ये 0 है। यहाँ पे l की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू विल बी 2,
डी के लिए एल की वैल्यू 2, तो ये 1 वैल्यू आई एल की, तो ये -1 0 और +1 हो गई। अब डी में देखते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 5 ऑर्बिटल। हम इसको हमेशा खाने के फॉर्म में 5 लिखेंगे, ठीक। कहाँ से जाएगा, -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 और +2। इसको क्या लिखते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये इसका कोई भी मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये इनके नाम है खाली, और ये इनके रोल नंबर है खाली। माइनस से इसका ऐसा नहीं है कि ये अलग एनर्जी का है, ये अलग एनर्जी का, ये पांचों के पांचों सेम एनर्जी के हैं, ये तीनों के तीनों सेम एनर्जी के हैं, सेम एनर्जी के। और अब क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या थे, सबशेल थे, ये क्या था, शेल था, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से 4 में 5 में चेंज होता रहता है। जैसे हमने कहा अब सेकंड हो जाएगा, इसके बाद थर्ड हो जाएगा, अलग अलग, जिसको कि आप सेकंड को ड्रॉ करते, ये मान लो एस था उसका, ये हो जाता उसका पी जेड, ये हो जाता पी एक्स, ये हो जाता पी वाई। थर्ड में आते तो थर्ड में फिर तैयार होता है एक, तो हम ऐसा बड़ा बड़ा पिक्चर बना के उसमें इलेक्ट्रॉन को भर नहीं सकते। बेटर है कि हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दें एटम के अंदर। तो बोर के मॉडल तक तो हम क्या करते थे कि एलिमेंट ऑर्बिट्स बनाते थे और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 8 8 करके फिल कर देते थे, मगर हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्पेस में मिलेगा, और इन 3 डायमेंशनल स्पेस का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हमने ड्रॉ किए हैं ये एरिया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक अ प्लेग्राउंड है, जहाँ पे अगर असेंबली हुई तो बच्चों की लाइन में 11th का बच्चे के मिलने की पॉसिबिलिटी एक पर्टिकुलर लाइन में है, 12th की दूसरी पर्टिकुलर लाइन में, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। मगर अगर वो बच्चे नहीं तो वो ग्राउंड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसे कोई खाली कमरे नहीं है। ये स्कूल बिल्डिंग नहीं है, ये हमारा असेंबली ग्राउंड है, जिसमें पर्टिकुलर लाइंस में अलग अलग लेवल का बच्चा मिलता है। इस तरीके से इस असेंबली में अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो जिसको कि ड्रॉ नहीं करते, जिसके कि कमरे नहीं होते, इनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक। तो हमें समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। लेट अस एक क्वेश्चन करते हैं। कि इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, राइट डाउन all other possible quantum numbers and give the number of electrons possible in third shell। आपको क्या दे रखा है, थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड दे रखा है, इसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता लगा लेते हैं n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यूज़ क्या होंगी, l की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, तो 3 - 1 2। इसका मतलब कौन सा आया, s p और d। तो s में ml की वैल्यू क्या आ गई, ml की वैल्यूज़ क्या आ गई, ml की वैल्यू होती है -l to +l। ये इस l की वैल्यू क्या थी 0 to n-1, अब -l to +l। s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो एक ही हो गया, दिस इज ओनली 0। अब p के लिए क्या होगा -1 0 +1, और d के लिए क्या होगा -2 -1 0 +1 एंड +2। इसका मतलब फाइनली हमको थर्ड एनर्जी लेवल में S सबशेल मिला है, P सबशेल मिला है और D सबशेल मिला है।
एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, मगर पी के अंदर पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल है, और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है। और हमने स्पिन क्वांटम नंबर से आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है विद अपोजिट स्पिन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल होंगे? एक ऑर्बिटल में 2 रखो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो थर्ड एनर्जी लेवल शेल में टोटल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी का डिफरेंस और डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसमें और डिटेलिंग में देखते हैं।